होमी जहांगीर भाभा, किस क्षेत्र में वो उन्होंने अपना योगदान किया है? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में बताएं, किस तरह की यह अर्थव्यवस्था है? क्या जब से हमारा संविधान लागू हुआ था तब से शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है? कौन हीरे के खनन के लिए अधिकृत है सरकार द्वारा? क्या योगदान था नरसिम्हा राव जी का भारत के आर्थिक सुधारों में? ओबीसी में क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन दिया जाता है या नॉन क्रीमी लेयर को दिया जाता है? कितने जिलों को आकांक्षित जिले के वर्ग में डाला गया है? मैं कमिन सर। कमीन। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बैठिए आकांक्षा। जी सर, थैंक यू सर। आकांक्षा, आपके फॉर्म से ये पता लगता है कि आप पन्ना जिले के रहने वाली जी हैं। सर। 2016 में ही आपने बीए पूरा कर लिया था जी सर। और 8 साल से आप और कुछ नहीं कर रही हैं, जी सर। परीक्षा के सिर्फ तैयारी कर रही हैं। जी सर। और पहला प्रयास आपने शायद 2021 में ही दिया है? नहीं सर, 2017 से दे रही हूँ मैं। 17 से निरंतर आप प्रयासरत हैं। जी सर। और बुंदेलखंड के स्थानीय व्यंजनों को बनाना मात्र आपका शौक है? जी सर। खाना शौक नहीं है? जी सर, खाना भी है, बनाकर खिलाती भी हूँ सबको। अच्छा, दूसरों को खिलाती, खुद नहीं खाती? मैं भी खाती हूँ। तो आपने लिखा है बनाना, सिर्फ बनाना, तो ऐसा तो इससे आधा सत्य बताया ना, तो उसमें लिखना चाहिए था बनाना और खाना खिलाना। जी सर। खुद भी खाना अच्छा लगता है। तो बुंदेलखंडी 2-3 व्यंजनों का नाम बताइए जो कि आप बना के लोगों को खिलाती हैं या खुद खाना पसंद करती हैं। जी सर। सर बेढ़ई लपसी, थोपा, हिंगौरा, और उसके बाद महुआ का एक लाटा बनता है वो, और रस खीर सर। अच्छा, तो इन सब व्यंजनों को खाने से सेहत में क्या फ़ायदा होता है? सर ये लोकल जो व्यंजन होते हैं सर, तो जो भी घर में जो भी प्रोडक्ट होते हैं उससे ही बनाया जाता है। कुछ ऐसा मार्केट से ऐसे उत्पादों के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। अच्छा जी सर। तो बुंदेलखंड में कोदो की खेती भी होती है, उसका कोई व्यंजन बनाना जानती हैं? जी सर, कोदो के लड्डू बनाती हूँ मैं सर। कोदो के लड्डू बनाती हैं? जी सर। और कुटकी का क्या उपयोग करती हैं? सर उसका नहीं किया मैंने। कोदो कुटकी एक ही होता है सर। एक ही होता है कि दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, मिलती जुलती हैं? सर जहाँ तक मैं जानती हूँ अच्छा, होता है। ठीक है। आपने भूगोल, इतिहास और समाजशास्त्र 11th-12th में भी पढ़ा था और ग्रेजुएशन में भी पढ़ा। जी सर। तो इन तीनों में ज़्यादा अच्छा क्या लगा आपको? तो सभी पढ़े हैं पर मैं ज्योग्राफी को ज़्यादा अच्छे से पढ़ती थी। भूगोल ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? जी सर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक बनावट थोड़ी सी स्पष्ट करिए, क्या है? जी सर। सर इसके उत्तर में सर यूपी, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात, और पूर्व में सर यूपी का क्षेत्र आता है। और सर यहाँ की जो पूर्व में सिर्फ यूपी आता है? जी सर। छत्तीसगढ़ नहीं आता? जी सर, छत्तीसगढ़ भी आता है सर। अच्छा, गुजरात के साथ इसके कौन कौन से जिले लगे हुए हैं मध्य प्रदेश के? जी सर झाबुआ और अलीराजपुर। और महाराष्ट्र के साथ कौन कौन से जिले लगे हुए हैं? जी सर, महाराष्ट्र के पश्चिम से शुरू करके बताइए, क्रम एकदम सही क्रम में। सर मैं सही से क्रम तो नहीं याद कर पा रही हूँ। अच्छा, कोई शुरुआत तो करिए। सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है? खरगोन। नहीं, अलीराजपुर भी है। जी सर, अलीराजपुर भी है। हाँ सर, अलीराजपुर है, खंडवा है, खरगोन है। अलीराजपुर के बाद बड़वानी है। बड़वानी। चलिए, आपको क्रम याद नहीं है। जी सर। जी। सबसे पूर्व में कौन सा जिला है जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है? सर बालाघाट। जहाँ हाँ, बालाघाट है। तो आप विश्वास के साथ बताइए। जी सर। ठीक है। 3 नए जिले बने हैं मध्य प्रदेश में। जी सर। तीनों का नाम बताइए। सर मऊगंज, मैहर और पांडुरना। मैहर भी नया जिला है? जी सर। अच्छा, ठीक है। और तीसरा? पांडुरना। पांडुरना किस जिले से निकला है? छिंदवाड़ा सर। छिंदवाड़ा से निकला है, ठीक है। तो अब तो छिंदवाड़ा जो पहले सबसे बड़ा जिला हुआ करता था भौगोलिक तौर पर, जी सर, पांडुरना के निकलने के बाद अब उतना बड़ा नहीं रहा। जी सर। तो अब सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? सर शिवपुरी, क्षेत्रफल के अनुसार। शिवपुर है या शिवपुरी है? शिवपुरी सर। ठीक है। और आप रहने वाली खुद ही पन्ना की हैं? जी सर। और 16 मई को आपका इंटरव्यू है? जी सर। ये बताएं कि आधुनिक भारत के इतिहास में जी सर 16 मई का कोई महत्व है क्या? उस दिन कोई महत्वपूर्ण घटना घटी थी? सर मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ। कोई बात नहीं। मेरा अंतिम प्रश्न है, आपने वैज्ञानिकों का जीवन पढ़ा होगा। जी सर। एक हमारे यहाँ वैज्ञानिक थे होमी जहांगीर भाभा। जी सर।
किस क्षेत्र में वो उन्होंने अपना योगदान किया है? सर परमाणु रिएक्टर, परमाणु। परमाणु विज्ञान में उनका जी योगदान है। जी सर। कौन सा, कोई रिएक्टर स्थापित कर रहे हैं क्या आपने कह रही हैं? उनके नाम पे कोई संस्था है जो बहुत महत्वपूर्ण सर। शोध का कार्य करती है? जी सर। जी सर। क्या नाम है उसका? भाभा जहांगीर। सर मैं पूरा नाम नहीं बता पा रही हूँ, पर संस्था है सर। मैं संक्षिप्त नाम बता देता हूँ, आप फुल फॉर्म बता जी दीजिएगा। सर। बार्क उसका संक्षिप्त नाम है। जी सर। BARC। जी सर। इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है। आकांक्षा। आकांक्षा, जी सर। 5 भारतीयों को जी सर। इस बार भारत रत्न मिला है। क्या क्या नाम है उनके? कुछ के भी नाम बताइए कम से कम। लाल कृष्ण अडवाणी जी। सॉरी सर, अभी मैं बिल्कुल भी याद नहीं कर ठीक पा है। रही हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 1994। जी सर। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? सॉरी सर। आपका जो जन्म काल का पीरियड है जी सर। वो भारत के आर्थिक सुधारों का भी पीरियड के तौर पर जाना जाता है। जी सर। मोटे तौर पर 91-92 का जी जो सर। साल जी है सर। डॉक्टर आर्थिक मनमोहन सुधार। सिंह। जी सर। डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? प्रधानमंत्री सर। क्या बात करती है! डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व का काल तो बहुत ही लेट रहा है, सर इनके कम से कम 10 साल बाद। सॉरी सर, मैं बदलना चाहूँगी सर, नरसिम्हा राव जी थे। नरसिम्हा राव जी थे। जी, ठीक है, क्या योगदान था नरसिम्हा राव सर जी का आर्थिक सुधार, भारत के आर्थिक सुधारों में? सर LPG मॉडल उनके समय पे ही लाया गया था। ठीक है, जी सर। एक ये हुआ उनका योगदान। और क्या सर। योगदान हो सकते हैं उनके? और सर पंचायती राज अधिनियम भी उसी टाइम पे आया था। हाँ, गुड। और सर लिंग परीक्षण निषेध अधिनियम भी 1994 कौन सा? लिंग परीक्षण निषेध हाँ, अधिनियम भी हाँ, 1994 में ही आया था हाँ, सर। हाँ। सॉरी सर, मैं इतना ही याद कर ठीक पा है, रही हूँ। ठीक है। जी सर। आप मध्य प्रदेश से हैं। जी सर। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में बताएं, किस तरह की ये अर्थव्यवस्था है? जी सर। सर मूलतः यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जहाँ के अधिकतर लोग कृषि कार्यों में संलग्न हैं। और यहाँ की GDP में भी काफ़ी योगदान कृषि क्षेत्र का ही कितना? है। काफी में कितना है? सॉरी अनुमान सर, लगाएं। सर मैं नहीं लगा पा रही हूँ अनुमान। ठीक है, 0 से 25, 25 से 50%, 50 से 75, 75 से 100, कितने परसेंट होगी सर 0 से 25। कृषि का योगदान? सर 25, 0 तो से फिर 25। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कैसे हो जाएगी मध्य प्रदेश? सर कृषि कार्यों में संलग्न है उस आधार संलग्नता पर। के आधार जी पर। सर, अच्छा, ठीक जी है। सर। और सेवा क्षेत्र में योगदान काफ़ी है सर, सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है GDP में सर। ठीक है, आपकी रुचि है जल प्रबंधन में। सॉरी सर, मैंने उसको काट दिया था। तो उसको काट दिया था जी आपने। सर। फिर भी थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। बुंदेलखंड तो वो इलाका है जहाँ जल प्रबंधन जी की सर। काफी आवश्यकता जी है सर। है ना? भारत का वाटरमैन कौन है? हाँ, सर राजेंद्र, पूरा नाम नहीं आता ठीक है। है, श्री बुंदेलखंड राजेंद्र में प्रसाद। कोई बात नहीं, बुंदेलखंड में वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में कुछ लोकल स्थानीय प्रयास भी हो रहे हैं। जी इसके सर। बारे में कुछ बताइए। जी सर। सर वहाँ के जो खेत होते हैं उनकी मेड़े ऊंची की जा रही हैं, ताकि वर्षा के जल को वहाँ रोका जा सके। और वर्षा में जल जो होता है उसमें रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम भी कहीं कहीं लगाए गए हैं। और भारत सरकार के द्वारा जो जल नीति के तहत हर घर नल परियोजना चल रही है सर, तो उसमें भी सर। ठीक है, भारत के जो वाटरमैन थे राजेंद्र सिंह, उनका जी ये सर। मानना था कि वाटर के मैनेजमेंट में या जल के प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी सर। इसी संदर्भ में बुंदेलखंड में भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें महिलाएं जिसके केंद्र में हैं। जी सर। ये बताएं कि महिलाओं की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है जल प्रबंधन में? जी सर। और कुछ अगर प्रयास आपको याद आ रहा है तो बताएं। जी सर। सर मैं जो सोच पा रही हूँ ये कि महिलाओं का घर के स्तर पे अगर देखें तो घरेलू कार्यों में भी सर वो काफ़ी पानी की बचत कर सकती हैं सर। और दूसरा सर जागरूक कर सकती हैं अपने परिवार के स्तर पे। और तीसरा सर, मैं प्रयास नहीं याद कर पा रही हूँ बुंदेलखंड में महिलाओं के द्वारा क्या किया जा रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक महिला है और अपने परिवार के अंदर वो जागरूक करेगी अपने बच्चों को और अपने परिवार को, तो जल की बचत काफ़ी की जा सकती है सर। महिलाओं की प्रमुख जिम्मेदारी हो जाती है
जल का संग्रहण, जी सर। तो उसमें उनका बहुत सारा समय जाता है। जी सर। जी सर। इसलिए माना जाता है कि महिलाओं को इसके केंद्र में रखना है। जी सर। जल सहेली करके कुछ लोकल प्रयास चल रहे हैं। जी सर। ठीक है ना। ठीक है, आप ये बताएं कि भारत में अभी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के कलेक्शन के कुछ आंकड़े आए हैं। ठीक, जी सर। कितना रहा है ये कलेक्शन अप्रैल के महीने में? सॉरी सर, एक बार आप दोबारा बोल सकते न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है? कल भी नहीं, आज भी नहीं? नहीं सर। ठीक है, क्या है, जीएसटी है क्या? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। हाँ, जिसमें सर केंद्र और राज्यों का बंटवारा होता है संग्रहण के बाद। इसमें 17 इसमें टैक्सेस की दर है 2%, 5%, 18। 2% भी है? जी सर। किस पर लगता है 2% का जीएसटी? सॉरी सर। कोई बात नहीं। जी सर। मध्य प्रदेश की जो टैक्स से संबंधित जो आमदनी है, जी सर। उसमें सबसे ज़्यादा आमदनी किस टैक्स से होती है? सॉरी सर। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि मध्य प्रदेश एक जनजातीय बहुल राज्य है। जी सर। जनजातीय जो समुदाय है, जी सर। उसके विकास के लिए राज्य सरकार के कुछ प्रयासों के बारे में बताइए। जी सर। सर राशन आपके द्वार 2015 में स्कीम आई थी। तब सभी तक राशन उपलब्ध कराया जा सके। वैध आपके द्वार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। आयुष्मान भारत जिससे मध्य प्रदेश में। लेकिन इससे जनजातीय, ये जी तो सर। सबके लिए है ना? जी सर, तो उसमें जनजाति भी सर खास तौर पर जनजातीय समाज से जी संबंधित सर। अगर कुछ आपको जी सर बताना हो सर, तो राशन बताएं। आपके द्वार जनजातीय क्षेत्र के लिए ही था। वैध आपके द्वार हम्म। और दीनदयाल उपाध्याय उपचार योजना जो पिछड़ी हुई वो लोग जनजाति उनके लिए था। और सर सिविल सेवा में सर राशि दी जा रही है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जो जनजातियों को सशक्त करने के लिए प्रयास है सर। ठीक है आकांक्षा, जी सर। धन्यवाद। आकांक्षा, जी आपने पीएम जनमन योजना के बारे में सुना है? जी सर। क्या है ये योजना? मैं अभी नहीं याद कर पा रही हूँ सर। ठीक है। जी सर। एक संबंधित योजना है जिसमें आवास बनाने की व्यवस्था की जा रही है सरकार द्वारा, जी सर। और इस संबंध में मध्य प्रदेश चर्चा में रहा है हाल ही में। जी सर। क्या है? पढ़ा है मैंने, पर मैं बता नहीं ठीक है। पा रही हूँ। जी सर। शेड्यूल ट्राइब को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या कोई आधिकारिक परिभाषा है? जी सर। बताएं। आर्टिकल 342 में वर्णित है आदिम जनजाति जिसे भी राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाएगा, जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई होती है, तो उसे शेड्यूल ट्राइब के रूप में सर। ठीक है, आपने ठीक बताया, राष्ट्रपति जी द्वारा घोषित किया जाता है। क्या सर। इसके अलावा और कोई भी तरीका होता है जिसके माध्यम से किसी ट्राइबल ग्रुप को एसटी का दर्जा दिया जा सके? सर मुझे जानकारी नहीं है। क्या राज्य सरकार इस संबंध में कोई कानून बना सकती है? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है तो अनुसूचित जनजाति का दर्जा तो राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता? सर उसमें आरक्षण का रहता है योगदान कि आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, पर दर्जा राष्ट्रपति के द्वारा ही शायद दिया जाता है। ठीक है, क्या संसद इस संबंध में कोई कानून बना सकती है? जी सर। बताएं, क्या प्रावधान है? सर विधेयक को लाकर सर। क्या कोई कानून बनाया गया है इस संदर्भ में अभी तक संसद द्वारा एसटी रिजर्वेशन के लिए? जी सर, शुरुआत में एसटी रिजर्वेशन को लाया गया था, जिसे 15 वर्षों के लिए लाया गया था, पर मैं वो याद नहीं कर पा रही हूँ। क्या जब से हमारा संविधान लागू हुआ था तब से शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है? नहीं सर, कानून के द्वारा लाया गया था। कब आया था ये कानून? सॉरी सर। मैं ठीक है, ये बताएं जी। हमारे जो मूल अधिकार हैं संविधान में, जी सर। क्या उनमें से कोई अधिकार रिजर्वेशन के बारे में बात करता है? जी सर। कौन सा? आर्टिकल 16 सर। क्या है इसकी विषय वस्तु? सर सामाजिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए लोक नियोजन में सर आरक्षण का प्रावधान किया गया है सर। ठीक है, आकांक्षा ये बताएं हमारा संविधान किन किन वर्गों को आरक्षण देता है? जी सर। सर SC ST, ठीक है। OBC में क्रीमी लेयर और जनरल में सर EWS। ओबीसी में क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन दिया जाता है या नॉन क्रीमी लेयर को दिया जाता लेयर है? को सर डिवाइड किया गया। क्या अंतर है दोनों में? सर जिसकी आय 8 लाख तक है, 8 लाख से कम, उसको नॉन क्रीमी लेयर कहा जाएगा, और जिसकी आय 8 लाख से ऊपर है उसको क्रीमी लेयर के तहत रखा जाएगा।
क्या और कोई भी पैरामीटर है? जी सर, पर मैं अभी नहीं ठीक है। बता पा रही। क्या महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था भी है संविधान में? जी सर, कहाँ पे? पंचायती राज में। और उसके अलावा सर अभी अधिनियम भी आया है, क्या नाम है उसका? नारी शक्ति वंदन नारी अधिनियम। शक्ति वंदन ठीक है। अधिनियम। जी सर। क्या इस कानून के प्रावधान लागू किए जा चुके हैं? नहीं सर, कब लागू होंगे? सर 2026 से। तो कानून हमने अभी बना दिया, जी सर। तो इतने वर्षों का विलंब क्यों कर रहे हैं हम इसको लागू करने में? सर इसलिए क्योंकि अभी परिसीमन दोबारा से होगा, जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होगी सीटें, उसके बाद सर आरक्षण प्रदान किया जाएगा। क्या होता है परिसीमन और किस प्रकार किया जाता है? जी सर, सर ये चुनाव क्षेत्रों का आकलन होता है जो राज्य स्तर पे सर एक विधानसभा के उसमें किया जाता है, जिसका लागू सर लोकसभा में भी होता है सीटों के आवंटन के लिए सर। ठीक है। आकांक्षा, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, जी सर। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश विधानसभा का आकार है उसमें कितनी महिला विधायक हैं? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ 16 हैं। कितनी महिला मंत्री हैं? सॉरी सर। ठीक है आकांक्षा। आकांक्षा, आप पन्ना जिले के रहने वाली हैं जी सर। और इतिहास की छात्रा हैं। जी सर। ये बताएं कि बुंदेलखंड एजेंसी क्या थी? सॉरी अच्छा, सर। कोई बात नहीं। जी सर। ये बताएं कि अंग्रेजों के ज़माने में जी सर। बुंदेलखंड में छोटे छोटे कितने रजवाड़े थे? कुछ एक का नाम बताएं। रियासत सर। रियासतें? हाँ। जी सर, जैतपुर रियासत, पन्ना रियासत, अजयगढ़ रियासत, उसके बाद सर बघेलखंड पूरा रियासत, और उसके बाद सर। आप चूंकि रहने वाली हैं जी सर। अजयगढ़ रियासत। जी सर। अजयगढ़ शहर के रहने वाले जी हैं। सर। जी। ठीक है। और वहाँ एक रियासत थी। जी ये सर। रियासत बनी कब? सॉरी सर। और ये रियासत के फाउंडर, स्थापना करने वाले कौन थे? सर गुमान सिंह थे अजयगढ़ रियासत के फाउंडर। गुमान सिंह थे। जी सर। उनका क्या संबंध था जैतपुर रियासत से? अभी मैं सर याद नहीं कर पा रही अच्छा। हूँ। जी सर। ठीक है। जैतपुर कितना दूर है? कभी गई हैं आप? नहीं सर। सुना है उसके बारे में? जी सर, इतिहास में ही आप ही के सुना जिले में है? है। जी सर। ठीक है। किस वंश के लोग शासन करते थे जैतपुर में या अजयगढ़ में? सर बुंदेली। बुंदेला थे। जी सर। और झांसी में किस वंश के शासक थे? सर सॉरी सर। नहीं पता है? सर अभी। झांसी की रानी किस वंश की रानी थी? सॉरी सर, अभी मैं नहीं बता पा रही हूँ। झांसी की रानी में के बारे में किसी ने कविता लिखी है? जी सर। किसने लिखी है? सॉरी सर। उनके बारे में नहीं जानती हैं? उस कविता की एक आध पंक्तियाँ याद है? जी सर, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सर सिर्फ इतना ही नहीं याद है। जी ठीक सर। है। ग्वालियर में किस वंश का? ग्वालियर में भी क्या उसी वंश का शासन था जिसका झांसी में या अजयगढ़ में या जैतपुर में था? सर सॉरी। ग्वालियर में जिस वंश का शासन है उसका नाम, वो अभी भी उनका परिवार चल रहा है। जी सर। जी सर, सॉरी सर। कौन सा सिंधिया वंश? राजवंश। हैं? सिंधिया राजवंश। सिंधिया जी राजवंश। सर। तो क्या रानी की झांसी भी सिंधिया राजवंश की शाखा थी? जी सर। तो फिर जब रानी की झांसी ने मदद मांगने के लिए गुहार किया सिंधिया के राजा से, जी सर। तो सिंधिया के राजा ने मदद क्यों नहीं की? सर उनके कुछ व्यक्तिगत कारण, या फिर उस टाइम की तात्कालिक परिस्थितियां, या फिर ब्रिटिश का ज़्यादा दबाव रहा होगा। अच्छा, तो अंग्रेजों के डर के मारे कि उनका समर्थन जी करेंगे सर। तो हमारी भी सत्ता जाएगी। जी सर। तो ये भारत की रियासतें अंग्रेजों से बहुत डरा करती थी, नहीं? जी सर। और डरती इसलिए थी कि उनकी अपनी सेना कमज़ोर थी। जी। सेना इनकी कमज़ोर क्यों थी? सर क्योंकि ब्रिटिश वहाँ पे रेजिडेंट स्थापित नहीं, प्रेसिडेंट तो बाद में आए। जी सर। ब्रिटिशर्स के आने के पहले भी तो ये रियासतें थीं। जी सर। सर उतनी आधुनिकता नहीं थी उनकी सेनाओं में जितनी कि ब्रिटिश जैसे के पास अजयगढ़ थी। की रियासत 1765 में बनी थी, जी सर। और 1764 में अंग्रेजों ने एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी, जीती भी थी। बता सकते हैं 1764 में कौन सी लड़ाई जीती थी? सर बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। सही बता रही हैं। जी सर। तो बक्सर की लड़ाई लड़ी थी उन्होंने बिहार में। जी। तो अजयगढ़ बना 1765 में। जी सर। तो अजयगढ़ तब तो अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था, नहीं सर। बाद में आया। जी सर। कब आया बता सकती हैं? सॉरी सर। 1809 में आया। थैंक यू तो सर। अजयगढ़ 1809 में हार गया अंग्रेजों से, क्योंकि
जी सेना कमज़ोर थी। जी सर। जैतपुर भी हार गया, रीवा भी हार गया, जी सब हार ही जाते थे, जी सर। सबकी सेना कमज़ोर होती थी। सर ब्रिटिश की तुलना में तो सर तात्कालिक रूप से कमज़ोर थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने इनके बारे में कोई कविता तो लिखी नहीं है कि खूब लड़े मर्दाने बड़े झांसे वाले जी राजनीति? सर, सुभद्रा रानी के कुमारी बारे जी में ने- लिखा जी है। सर। ठीक है। तो आज आपको क्या लगता है, आज भारत की सेना क्या इतनी मजबूत है कि चीन से जीत जाएगी? जी सर। जीत जाएगी? जी सर। तो चीन ने फिर अवैध रूप से अरुणाचल प्रदेश का इलाका क्यों दखल कर रखा है? या चीन ने अवैध रूप से क्यों अक्साई चीन का इलाका दखल कर रखा है? हम क्यों नहीं उसको खाली करा पा रहे हैं? जी सर। सर वो इसलिए क्योंकि भारत की ये हमेशा से रणनीति रही है कि सीमा विवाद को बढ़ाया ना जाए, तो मुझे ये कारण लगता है सर। और शांति स्थापित करने के हम लिए। विवाद ना बढ़ाएं, पड़ोसी लगातार विवाद बढ़ाते जाएं तो हमारा तो जमीन दखल आते चले जाएंगे। जी सर। तो ऐसी नीति अच्छी नीति है? सर अगर दोनों तरफ से ही ऐसे विवाद होंगे तो सर काफ़ी हानिकारक ही होगा सर। हाँ, तो क्या करिएगा? मान लीजिए कि आपका पड़ोसी आपके घर का जी एक इलाका दखल कर लेगा, जी सर। तो क्या विवाद के डर से आप प्रतिवाद नहीं करिएगा? सर ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके तरीके अलग हो सकते हैं सर। शांतिपूर्वक तरीके भी उसके अपनाए जा सकते हैं सर। ठीक है, तो हम लोग शांतिपूर्वक कुछ उपाय कर रहे हैं कि अरुणाचल को खाली कराया जाए? जी सर, ज़रूर हो रहा होगा पर मुझे जानकारी आप नहीं है। अवगत नहीं? जी सर। ठीक है। आकांक्षा, आपके नाम से प्रेरित होकर केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम चल रहा है, जी सर। आकांक्षी जिला कार्यक्रम। जी सर। जी ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ, इसका उद्देश्य क्या है? जी सर। सर ये 2018 में शुरू हुआ था नीति आयोग के द्वारा। इसमें सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त करना था जो पिछड़े राज्य हैं। कितने जिलों को आकांक्षी जिले के वर्ग में डाला गया है? जी सर, मैं पूरी तो नहीं बता पा रही हूँ, पर मध्य प्रदेश के 8 कुल जिले हैं। संख्या लगभग बता दो कितनी है? सॉरी सर। मध्य प्रदेश में कितनी संख्या है इनकी? सर 8 है सर। 8 है। जी सर। 8 का नाम बता पाएंगी? जी सर, मैं कोशिश कर सकती हूँ। सर छतरपुर, हम्म, दमोह, हम्म, टीकमगढ़, सॉरी सर मैं। 3 ही याद है। जी सर। आपका जिला तो नहीं है इसके अंदर? नहीं सर। ठीक है। आपके जिले में हीरा बहुत होता है, जी सर। अभी भी होता है? जी सर। कौन हीरे के खनन के लिए अधिकृत है सरकार द्वारा? NMDC सर, फुल फॉर्म क्या है उसका? नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है आकांक्षा, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आइए आकांक्षा, जी सर। बैठिए। देखिए, एक सवाल आपसे हम लोगों ने नहीं पूछा, जी सर। उसमें आपको आगाह कर रहे हैं सिर्फ। जी सर। आपके नाम के जो अंग्रेजी रूप हैं जी सर। उसकी स्पेलिंग अलग अलग है। जी सर। जैसे आपके ईमेल एड्रेस पे आपने लिखा है AKANSH, जी सर। लेकिन आपने फॉर्म पे लिखा है AAKANCHHA। सर वो 10वीं की मार्कशीट में ऐसा ही है। ये तो मार्कशीट पे कौन जी सा सर। है? ईमेल वाला है या अलग से लिखा है? जो नाम लिखा हुआ है सर। ठीक है। जी सर। वैसे हिंदी में उसकी स्पेलिंग ठीक है, उसकी वर्तनी अच्छी है, सही है, मतलब जी। अंग्रेजी वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जी सर। तो आप अनुमान लगाइए कि हो सकता है कोई प्रश्न अगर पूछ दे तो स्पष्ट करिएगा। लेकिन ईमेल एड्रेस में भी आपने जो खुद चुना है स्पेलिंग जी सर। आकांक्षा, उसमें भी थोड़ी सी गलती ये दिख रही है कि अकांग आपके नाम में 2 बार के आता है। जी सर। आकांक्षा, जी सर। अका में भी के आ रहा है, अक्षा में भी के आ रहा है, जी सर। लेकिन स्पेलिंग में आपका के एक ही बार दिख रहा है। जी सर। फिर आपके शीर्षक में अरख है जी या सर। आरख है, जी। के वहाँ भी आ रहा है। जी सर। खैर, तो पूछेंगे तो मैं 10th वाला तो बता सकते हैं कि वो सर हिंदी में मैंने नाम लिखवाया था, वहाँ पर कार्यालय में उन्होंने जी सर। खुद से अपने स्पेलिंग चुन लिया था, उसमें मेरी कोई दखल नहीं। जी सर। लेकिन ईमेल वाले में जी तो सर, आपकी मैं भी उसको सही कर हाँ, लूँगी। उस पर एक ध्यान रखिएगा। जी सर। दूसरी चीज़ ये है कि बातचीत करने की शैली आपकी अच्छी है, शालीन है, आप विनम्र हैं। जी सर। आवाज़ लेकिन दबी हुई है, उससे लग रहा है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं। तो आपका प्रशासिका बनने के लिए आपके अंदर उत्साह और
प्रेरणा का स्तर थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए। जी सर। तो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात करें, हल्का सा ऊंचा करके आवाज़ में बात करिएगा तो अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा दिखेगा। जी सर। अभी आप बहुत डरी डरी सी, सहमी सहमी सी नजर आ रही हैं, जी सर। तो उसको थोड़ा सा बदलना जरूरी है। जी सर। कितनी डरी सहमी बालिका को सत्ता दे दी जाए, मान लीजिए डीएसपी बना दिया जाए, तो डकैत तो उसको डरा के भगा देंगे, और जबकि आपका काम है कि डकैतों को डरा के भगाए। जी सर। ठीक है, तो थोड़ा सा साहस, वही लक्ष्मीबाई वाला थोड़ा सा प्रेरणा लेके जी सर। करना है। और आप रहने वाली पन्ना जिले की हैं, आपको उसके बारे में कि पन्ना जिले के अंदर का, चूंकि इतिहास, भूगोल और समाज शास्त्र पढ़ा है, जी सर। पन्ना जिले का इतिहास पढ़ लीजिएगा। 15 दिन आपके पास वक्त है। जी। और पन्ना चूंकि संभाग, किस संभाग का हिस्सा है? सागर संभाग हाँ, सर। तो सागर संभाग का हिस्सा है। तो सागर संभाग में जो अन्य जिले हैं उसके बारे में भी पढ़िएगा। जी सर। और भौगोलिक और सांस्कृतिक तौर पर पन्ना बुंदेलखंड का हिस्सा है, जी सर। तो बुंदेलखंड का इतिहास ठीक से पढ़िएगा। जैसे झांसी की रानी बुंदेल वंश की रानी थी ना, वो जी सर। चौहान के कविता में भी आया है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह जी सर। हमने सुनी कहानी थी। तो उस कविता से ही पता लगता है कि बुंदेला वंश। तो आपके इर्द गिर्द जितने भी रियासतें थी सब बुंदेला वंश की थी। अजयगढ़ वाली, जैतपुर वाली, झांसी वाली, ये सब थी। जी। अब आपके इलाके से थोड़ा दूर हो गया, यूपी में एक जगह है बांदा। जी सर। बांदा महत्वपूर्ण था अंग्रेजों के ज़माने में, क्योंकि उन्होंने एक बुंदेलखंड एजेंसी बनाई थी, और बुंदेलखंड एजेंसी का प्रतिनिधित्व करता था एक पॉलिटिकल एजेंट। उनका एक अधिकारी होता था जिसको पॉलिटिकल एजेंट वो बोलते थे, और पॉलिटिकल एजेंट जो होता था वो बांदा में रहता था। जी तो सर। एक तरह से समझिए कि बुंदेलखंड की राजधानी अंग्रेजों के निगाह में पहले बांदा थी, बाद में उन्होंने राजधानी बदल के कालपी कर दी थी। कालपी सुना है? जी एक सर। जगह है बुंदेलखंड में। फिर उन्होंने एक राजधानी बदल के वापस बांदा कर दी थी। तो ये सब किसी का ध्यान जाएगा तो अपने रीजन के बारे में, आसपास के रीजन के बारे में जान लीजिए, जी उसका सर। इतिहास, उसका भूगोल, क्योंकि आपने दोनों विषय बीए में पढ़े हैं। चूंकि ये शुष्क प्रदेश है, बारिश कम होती है, पानी की बड़ी किल्लत है, इसलिए जल संरक्षण और जल संसाधनों के विकास के लिए सरकार बहुत स्तर पर कार्य कर रही है, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार जी। भी। जैसे केंद्र सरकार का केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, उससे इस रीजन में पानी के प्रबंधन में थोड़ा सुधार होने की उम्मीद जी है। सर। और मुख्यमंत्री का एक, प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें कि परंपरागत जो जल के स्रोत हैं उनको रिवाइव किया जा रहा है, उसका संरक्षण किया जाता है। और उसी कार्य में महारत हासिल है राजेंद्र सिंह को, जिनको जल पुरुष कहते हैं। उन्होंने भी राजस्थान में जितने परंपरागत जल के स्रोत थे और जो मृतप्राय थे उनको जीवित किया, और जीवित करने के लिए उन्होंने प्लांटेशन का उपयोग किया। ठीक है, वो एक अप्रोच होता है जिसको भूगोल में आपको पढ़ना होता है। भूगोल में आपसे वो पूछ सकते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम क्या है, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम। वो रीवा जैसे क्षेत्र के लिए भी या आपके इलाके जैसे कार्यक्रम के लिए भी उपयोगी हो सकता है, जहाँ भी सूखा आने की आशंका है। जी। फिर एक उधर आपके यहाँ वैसे डेजर्ट नहीं है, लेकिन राजस्थान में जो डेजर्ट है तो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP है, वो आपको भूगोल में पढ़ना होता है। तो थोड़ा सा सिंचाई से संबंधित जो कार्यक्रम रहे हैं केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के, या जल प्रबंधन कार्यक्रम, उसको पढ़ लीजिएगा। वो भले ही आपने हटा दिया हो जल संरक्षण हॉबी के तौर पर, लेकिन वो प्रश्न पूछ सकते हैं। जी सर। अब चूंकि आपने सोशलॉजी पढ़ा है तो उसको देखकर उनको सोशल इश्यूज पे सवाल पूछने का ध्यान आएगा। और सामाजिक, चूंकि आप खुद जनजातीय समुदाय से आती हैं, तो जब सोशलॉजिकल इशू पे सवाल पूछेंगे तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा गुंजाइश है कि जनजातीय समाज की जो समस्याएं हैं या उनकी जो विशिष्ट उपलब्धियां हैं या उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में और अन्य कानूनों में जो प्रावधान है वो पूछ सकते हैं। जी सर। तो आपके पास जो 15 दिन समय है उसमें सबसे ज़्यादा समय आप निवेश करिए जी सर। जनजातीय जनजातीय समाज के लिए कानून, संविधान में किस भाग में लिखा हुआ है, DPSP में किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, जी सर। और अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जात जनजाति के साथ साथ एक अनुसूचित क्षेत्र होता है, शेड्यूल्ड एरिया होता है,
उस पे कानून विधानसभा स्वतः नहीं बना सकती, राष्ट्रपति के दिशा निर्देश पर बनाती है। जी सर। उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं? जी सर। भील है, गोंड है, सहरिया है, लेकिन ये बड़ी संख्या वाली है, लेकिन छोटी संख्या वाली भी बहुत सारी हैं। जी। तो आपके इलाके में पन्ना जिले में कौन सी जनजाति ज़्यादा रहती है, या सागर सागर जन संभाग में कौन सी जनजाति ज़्यादा पाई जाती है, ये सब भी आपको पढ़ना चाहिए। और जनजातीय विकास के लिए सरकार के जो कार्यक्रम है, केंद्र सरकार के कार्यक्रम और राज्य सरकार के, उसकी भी एक सूची तैयार कर लीजिए, उस पर भी पढ़िए। उसमें आपसे जो पूछा जाए आप जवाब नहीं दे पाए तो अच्छा नहीं लगता है, वो आपको जरूर जवाब देना चाहिए। ठीक है, बाकी हम लोगों ने जो पूछा वो कुछ कुछ ऐसे ही पूछ लिया था। होमी जहांगीर भाभा या किसी भी इस तरह के विद्वान के बारे में जानना चाहिए। जी सर। बार की एक बहुत फेमस संस्था है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, और वो भारत की पहली एटॉमिक रिसर्च शोध वाली संस्था रही है। और कहीं अगर जानकारी न हो, जैसे एक दो जगह ऐसा हुआ, कहीं अगर जानकारी ना हो तो ना बताएं, विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लेंगे, सर मुझे पढ़ना पड़ेगा, अभी याद नहीं आ रहा है। सर मैं सॉरी विनम्रतापूर्वक बोल पा रही हूँ सर, क्योंकि हाँ सॉरी आप बोल पा रही हैं, लेकिन आप विनम्रता पूर्वक सिर्फ नहीं बोल रही हैं, जी सर। आप थोड़ा दबूत टोन में बोल रही हैं, उतना दब के बोलने की जरूरत नहीं है। जी सर। न जानना कोई अपराध नहीं है, जी सर। है ना, न जानना एक कमजोरी है, लेकिन कोई अपराध नहीं है कि अपराधी की भंगमा में आप बात करें। जी तो सर। विनम्र रहें, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को और सेल्फ एस्टीम को बनाए हुए बोले कि सर अभी याद नहीं आ रहा है, मैं इसको पढ़ लूँगी, क्योंकि कोई भी आदमी सर्वज्ञाता तो हो नहीं सकता। जी सर। और हमारे मस्तिष्क की बनावट ऐसी है कि मस्तिष्क चीज़ों को भुलाते रहता है, ना भुलाए तो आदमी पागल हो जाएगा। जी सर। तो इत्तेफाक से जो चीज़ आपसे पूछी गई आपके मस्तिष्क ने फिलहाल भुला रखा है, रिवीजन करेंगे तो फिर से वो स्थापित हो जाएगा। इस सोच के साथ आपको बात करनी चाहिए। जी सर। तो आप बोल तो रही हैं सॉरी, लेकिन बीच बीच में आपको लालच का दबाव आ गया, या इस बात का दबाव कि ज़्यादा सॉरी तो नहीं बोल रही हूँ, चलो कुछ ना कुछ बोल देते हैं, जी सर। उस दबाव में नहीं आना है। लगातार आपको 4-5 बार ऐसा कोई सवाल मिले जिसका जवाब नहीं पता हो तो 4-5 बार बोलिए, जी सर। लेकिन सत्य के प्रति निष्ठा बनी रहनी चाहिए, बौद्धिक ईमानदारी बनाए रखना है। बाकी एंट्री ठीक है, लिबास आपने अच्छा पहना है, जो साड़ी पहना है उसका सूत किस किस्म का है, इसकी बुनाई किस किस्म की है, माहेश्वरी साड़ी क्या होती है, चंदेरी साड़ी क्या होती है, बाग की छपाई क्या होती है, ये सब भी जानकारी रख लीजिए, हो सकता है पूछ बैठे। जी सर। ठीक है, और कोई संशय या प्रश्न है मन में? सर कॉन्फिडेंस कम दिख रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी आवाज़ ऊंची करके बात करिए जी सर। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिए। जी सर। लेकिन कॉन्फिडेंस का संबंध थोड़ा सा ज्ञान से भी है, जी सर। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि 15 दिनों में आप थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा लीजिए जी सर। और अपने आप उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 16 मई इसलिए पूछा गया था आपसे क्योंकि 16 मई को 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया था। जी सर। और वही एक व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश से जिन्होंने पीएम का शपथ लिया है। जी सर। ठीक है, इसलिए पूछा गया था। हो सकता है उस दिन आप जब जाएंगे तो पूछेंगे। जी। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक